बेरोकटोक में बात होगी ईरान और अमेरिका के बीच होने जा रही दूसरे दौर की शांति वार्ता की, लेकिन सवाल और सस्पेंस अभी तक बरकरार है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ईरान उसे दरअसल धमकी के तौर पर देख रहा है और ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी शर्तों पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा और अमेरिका की इन धमकियों के बाद वो इस शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर वो शांति वार्ता में शामिल होता है तो उसे फिर मौजूदगी चाहिए अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जेडी वांस की, जो पहले दौर की शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे। हालांकि जेडी वांस अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचे हैं और न ही ईरानी डेलीगेशन, जो कि एक बार फिर से ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के नेतृत्व में आएगा। अगर वो आता है तो गालिबाफ भी दूसरी तरफ से ये साफ कह रहे हैं कि हमें जंग से डर नहीं लगता है, ईरान से समझौता होने तक नाकेबंदी नहीं हटेगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो जवाबी पलटवार आया है ईरान की तरफ से। गालिबाफ कह रहे हैं कि आपकी धमकियों से हम भी डरते नहीं हैं और हम जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन इस सब के बीच बिटवीन द लाइन अगर देखें तो एक जो नई बात कही गई है गालिबाफ की तरफ से वो ये कि ईरान नए पत्ते खोलने को तैयार हैं। तो ईरान के तरकश में वो कौन सा ऐसा तीर है, वो कौन सा ऐसा नया पत्ता है जिसको लेकर ईरान जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर ईरान अड़ा हुआ है। पहले ही वो साफ कर चुका है जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं किया जाएगा, ना ही किसी तीसरे देश में वो भेजा जाएगा। वो एक पाक मिट्टी की तरह उसे मानता है। दूसरा ये कि अपनी जो मिसाइल कैपेसिटी है ईरान की वो भी किसी भी हद तक वो कम नहीं करेगा, ना वो अपने इस मिसाइल प्रोग्राम को रोकेगा। और तीसरा अहम बात जिसको लेकर ईरान अड़ा हुआ है वो ये कि तमाम उसके जो प्रॉक्सीज हैं उन्हें वो मदद देना बंद नहीं करेगा। अब ऐसे में बातचीत कैसे हो? दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ये साफ कर चुके हैं कि 22 अप्रैल को यानी कि चंद घंटों के बाद जो सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने जा रही है, सीज फायर की मियाद खत्म होने जा रही है, वो आगे नहीं बढ़ेगी और ईरान को समझौता करना ही होगा, वरना ईरान पर सबसे खतरनाक और बड़ा हमला हम करेंगे। उसी तरह का हमला जो इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति करने का बात या दावा कर रहे थे। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर तमाम खास लोग मेरे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी से हम शुरुआत करेंगे। संजीव, ईरान और अमेरिका क्या एक साथ बातचीत की टेबल पर आएंगे इस्लामाबाद में? संशय इसलिए भी बरकरार है क्योंकि इधर जेडी वैंस की तरफ से उड़ान नहीं भरी गई इस्लामाबाद के लिए, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि जेडी वैंस आएंगे तो ही बात होगी। वैसे तो फिलहाल वो बातचीत से इनकार कर रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी भरे अंदाज में जो बात कर रहे हैं और खुद का अपर हैंड वो बता रहे हैं। संजीव, कैसे मुमकिन है बातचीत? देखिए, जब हालात इतने नाजुक हों तो फिर अनिश्चितताओं के बीच परिणाम नहीं निकला करते और इस बातचीत के होने न होने को लेकर के इतनी अनिश्चितताएं पिछले 3-4 दिनों में देखी गई हैं कि इसके ठोस नतीजे लेकर आने को लेकर के एक बहुत बड़ा संशय हो गया है। ये बातचीत होगी या नहीं होगी, इस बात को लेकर के बहुत ही कयास लगते रहे हैं। क्या अमेरिका से जेडी वांस आएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं नहीं आएंगे, बाद में व्हाइट हाउस कहता है कि वो आएंगे। और इस आने और नए आने के बीच में क्या वहां से प्रतिनिधिमंडल प्रस्थान कर चुका है, और अगर वो प्रस्थान कर चुका है तो वो किस रूट से कब तक पहुंचेगा, इस बारे में स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ इन्हीं अनिश्चितताओं का नतीजा है कि ईरान भी अपनी तरफ से कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहा है। आज की तारीख में ये ईरान की तरफ से भी अस्पष्ट है कि उसकी पार्टिसिपेशन, उसकी सहभागिता इस्लामाबाद राउंड 2 वार्ता में होने जा रही है या नहीं, या फिर होने जा रही है तो उसकी शर्तें क्या है, उसके कंडीशंस क्या है। हर बार इस तरह से एक संदेश दिया जा रहा है कि वो बातचीत करना नहीं चाहता है। तो ऐसे में जो प्रिंसिपल पार्टीज हैं वो अगर बातचीत को लेकर इतने उदासीन हैं तो फिर जाहिर है कि हम उस बातचीत पर अपने आप को कितना ज्यादा आशान्वित करें। पाकिस्तान की भूमिका भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान वो वजन कैरी नहीं करता है जिसके जरिए वो तमाम देशों को ये कन्विंस कर सके, जो स्टेक होल्डर हैं इस पूरे मसौदे में, कि आपके लिए बातचीत ही बेहतर है और हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कभी पाकिस्तान अमेरिका का संदेशवाहक बन जाता है और ईरान तक संदेश लेकर के जाता है, कभी वो मध्यस्थ की भूमिका में आकर के अपनी
इंटरनेशनल स्टैंडिंग को बेहतर करना चाहता है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं और जाहिर है वहां पॉलिटिकल लीडरशिप एक्शन में नहीं है, उसका खामियाजा है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब की अपनी सीमाएं हैं। अब ईरान की बात भी कर लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान में अभी तक आप जो देख रहे थे, बावजूद इसके कि आपको ईरान बहुत ही टफ नजर आता है, वहां पर एक सॉफ्ट लाइन लेने वाले लोगों का वर्चस्व था। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति पेजेश्कियां की, मैं बात कर रहा हूं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की, और यहां तक कि मैं बात कर रहा हूं स्पीकर गालिबाफ की। हालांकि वह हाल के दिनों में सबसे ज्यादा टफ नजर आए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान में इस त्रिमूर्ति को धीरे धीरे वहां की जो IRGC ने उसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, और एक भावना बनी है ईरान में कि दरअसल ये त्रिमूर्ति बहुत ही सॉफ्ट है जहां तक अमेरिका से नेगोशिएशंस का सवाल है। लिहाजा नेगोशिएशन में अब IRGC को आगे आना पड़ेगा। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में इन सबसे ज्यादा पावरफुल आवाज अहमद वाहिदी की है, जो कि IRGC के प्रमुख है। यानी कि वहां एक नए तरह का रेजिम चेंज हुआ है। जिस रेजिम चेंज की कल्पना ट्रंप किया करते थे, वो एक नए तरह का रेजिम चेंज हो गया है, जिसमें कि नेगोशिएटर्स अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और नेगोशिएटर्स एक टफ लाइन लेते हैं और उसे एक्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में जो बीच का रास्ता है वो कैजुअलिटी हो जाता है। अब देखिए, यहां तक अहमद वाहिदी साहब का सवाल है, वो दरअसल एक सैनिक हैं, और जाहिर है कि डिप्लोमेसी में वो कितने पारंगत है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो चुन चुन कर लोगों को इस्लामाबाद की पहली वार्ता में पाकिस्तान भेजते नजर आए थे। और पाकिस्तान इस बार अगर डेलीगेशन कोई बातचीत है तो फिर वहां भी IRGC के लोग मौजूद होंगे जो बहुत टफ लाइन लेंगे। अमेरिका ने भी बहुत चीज़ों को आसान करने में मदद किया हो, ऐसा नहीं है कि गल्फ ऑफ ओमान में अगर आप जहाज पर हमला करेंगे ईरानी ध्वज वाले, तो फिर अगले दिन बातचीत कैसे हो पाएगी। जो ट्रंप ने स्टैंड लिया हुआ है, जरा भी पीछे नहीं हटना है, हम नाकाबंदी भी जारी रखेंगे और बातचीत भी करेंगे, और अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर ये जो अगले 24 घंटे हैं इसके बाद आपके देश में न कोई एक ब्रिज बचेगा, न कोई पावर प्लांट बचेगा। तो इस तरह के अंदाज में कितनी बातचीत हो पाती है, ये एनीबॉडीज गेस हो सकता है। इन सब के बीच देखिए खामियाजा क्या है। खामियाजा ये है कि दुनिया की जो आर्थिक संकट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका या ईरान उससे प्रभावित नहीं है। ईरान के लिए आधार है उसके तेल निर्यात, और अगर वो नहीं हो पाएंगे, जिस तरह की नाकाबंदी लग गई है, तो फिर उसके लिए मुश्किलों का सबब है। वहीं अमेरिका के लिए उनके बाजारों को आप देख लें, चाहे वो नैस्डैक हो या डाउ जोन्स हो या S&P हो, सब गिरावट दर्ज कर रहे हैं, और वहां के आम निवेशकों को इसका नुकसान हो रहा है। दुनिया के बाजारों की भी देख लीजिए, चाहे वो लंदन का FTSE हो या फिर DAC हो या फिर फ्रांस के बाजार हों, सब जगहों पर यह पाया जा रहा है कि एक अफरा तफरी का माहौल है, और भारत भी इससे जुदा नहीं है। भारत को भी नुकसान हो रहा है। इसका अर्थ बड़ा सीधा हो जाता है कि ये जो लड़ाई है ये सबके लिए नुकसान का सौदा है। लेकिन क्या इसे ईरान और अमेरिका उस शिद्दत से समझ पा रहे हैं जितना कि प्रभावित लोग समझ रहे हैं? एक आम आदमी एक छोटे से देश में भी प्रभावित हो रहा है, और शायद वो बातचीत की तरफ निगाहें लेकर बैठा हुआ है। दिक्कत ये है कि क्या वो पात्रता सभी पार्टीज में है और मध्यस्थ में है कि इस बातचीत से वो ठोस नतीजे निकाल पाए? जी। तो यानी कि ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि ये बातचीत होगी नहीं होगी, लेकिन सवाल इसी को लेकर है कि जो ईरान यहां पर कह रहा है, चाहे वो गालिबाफ हो या फिर अराक्ची हो, कि धमकी के साए में बातचीत नहीं हो सकती।